क्या आपने कभी छलावे के बारे में सुना है? छलावा एक ऐसी एंटिटी है जो आपको मंत्र मुक्त कर देती है। जैसे नजर बंद कहते हैं, नजर बांध देती है। आपको ऐसी चीज दिखती है जो असलियत में होती ही नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो मैं सबसे ज्यादा छलावे से डरती हूँ, और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप में से कोई रियल लाइफ में छलावा एक्सपीरियंस करे, क्योंकि छलावे के जाल से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और यूजुअली छलावा ऐसा रूप धारण करके आपके सामने आता है कि आप कभी ये फिगर आउट कर ही नहीं सकते कि ये एक छलावा है, ये नकली है। छलावे का असली मतलब ही नकली होता है। कोई ऐसी चीज जो आपको धोखा दे सकती है, धोखे से आपको ट्रैप कर सकती है, धोखे से आपको ऐसी जगह ले जा सकती है जहां से आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। बहुत सी स्टोरीज आपने सुनी होगी छलावे की। छलावा यूजुअली ऐसी जगह पाया जाता है जहां पे जल्दी कोई आता जाता नहीं। जंगलों में, केव्स में लोग माउंटेन हाइकिंग के लिए जाते हैं, वहां उन्हें छलावे दिखते हैं। लेकिन ये जो हमारी स्टोरी है, जो हमारे एक टिकटॉकर फ्रेंड ने बताई है, वो ऐसी जगह से है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी जगह जहां रोज के कितने लोग वहां से आते जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। ये स्टोरी है दो ऐसे आर्मी कैडेट की जिन्होंने एक रोड ट्रिप का प्लान किया, और उस रोड ट्रिप के दौरान उनके साथ जो हुआ उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। लेकिन दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद है तो प्लीज मुझे ये कम्युनिटी में और कमेंट्स में लिखकर भेजें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं मेरी स्टोरीज, ताकि मुझे थोड़ा और बूस्टअप आए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रियल इवेंट्स की स्टोरीज लेकर आऊं। उसके लिए मुझे बहुत वक्त लगता है कि मैं R&D करूं, चेक करूं कि ये स्टोरी कितनी असली है। तो आप लोग के द्वारा मैं और इजीली रियल स्टोरीज ला सकती हूं अगर आप मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, या आपने किसी फ्रेंड से स्टोरी सुनी हो तो वो शेयर करें, मुझे मेल करें, या मेरे IG पर वॉइस मैसेज में आप DM भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जो छलावे के ऊपर है। ये स्टोरी है दो आर्मी कैडेट की जो अपनी ट्रेनिंग पुणे से कंप्लीट करके निकल रहे थे। दो जिगरी दोस्त, अरुण और रोहित। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी आर्मी कैंप में कि जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो दोनों बहुत अपसेट थे, क्योंकि एक की पोस्टिंग हुई थी सियाचिन में और एक की नॉर्थ ईस्ट पे। 2 दिन बचे थे कंप्लीट होने में सब कुछ और पोस्टिंग होने में, तो दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ से सबसे पहले एक रोड ट्रिप करें और कहीं वेकेशन पे जाएं, अच्छा सा वक्त साथ में बिताते हैं ताकि हम मेमोरीज बना सकें। पुणे आपको पता है कि इतनी सुंदर जगह है जहाँ के रोड ट्रिप्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपको रास्ते में ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन रोड साइड्स हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और सीनिक ब्यूटी है। तो इन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि अपने कैंप से निकलेंगे। 9 से 10 घंटे का रास्ता है गोवा का। रोड के थ्रू वो लोग पुणे टू गोवा जाएंगे और 1-2 दिन गोवा में बिताने के बाद फिर वापस आएंगे और अपनी अपनी पोस्टिंग पे चले जाएंगे।
सारा सामान पिकनिक का इकट्ठा करके वो लोग दोनों वहां से निकले। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। साथ में उन्हें रास्ते में आया महाबलेश्वर। पुणे टू गोवा आप जब जाते हो ना दोस्तों, तो बीच में ऐसी ऐसी जगहें आती है जहां आपको रुक के थोड़ी देर उस माहौल का, उस सीनरी का लुत्फ उठाने का मन करता है। आप डायरेक्ट जा नहीं सकते। उन दोनों ने अपनी जीप उठाई। उन दोनों ने पूरा, राहुल और अरुण ने पूरा प्लानिंग कर रखा था कि कैसे कैसे वो लोग को एंजॉय करना है, कहाँ कहाँ छोटे छोटे स्टॉपेज लेकर चाय पानी नाश्ता करना है और कैसे गोवा पहुंचना है। दोनों की ट्रिप बहुत अमेजिंग शुरू हुई। रास्ते में आने वाली जगहें थी महाबलेश्वर, कोल्हापुर, अंबोली घाट। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम इन सब जगहों से जाएंगे। थोड़ा सा रास्ता लंबा है, लेकिन जो घाट हैं उसके पास के जो वाटरफॉल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। इस रोड ट्रिप को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रास्ते से होके जाएंगे। उन्होंने अपने ट्रिप की शुरुआत की थी करीब 4 से 5 बजे शाम को, अपना दिन पूरा करने के बाद, ताकि वो आराम से गोवा के होटल में पहुंच जाएं और रात पूरी आराम करके सुबह गोवा का लुत्फ उठाएंगे। शुरुआत में महाबलेश्वर में रुके, चाय नाश्ता किया। बहुत ही एंजॉयमेंट का माहौल था। महाबलेश्वर एक स्टेकेशन है, तो अरुण और रोहित ने वहाँ के माहौल का, वहाँ के झरनों का, वहाँ के मंदिरों का पूरा लुत्फ उठाया और आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी मेमोरीज बनाई। आगे जाते हुए कोल्हापुर के थ्रू अंबोली घाट आया। अब अंबोली घाट दोस्तों ऐसा है कि वहां के झरने, वहां की लोकेशन बहुत सुंदर लगती है। अंबोली घाट से पहले जो ये झरना आता है वो इतना अच्छा है कि हर कोई वहां से क्रॉस होते हुए वहां जरूर रुकना चाहता है। आसपास ही बहुत अच्छी गुणाचा चाय मिलती है और अरुण और रोहित ने चाय का लुत्फ उठाया, वहां पे फ्रेश भुना भुट्टा खाया और आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी वीडियोस उतारी अपनी। डॉन टाइम हो गया था, सूरज ढल चुका था, कुछ शाम हो चुकी थी। गोवा पहुंचने में शायद आराम से 3 घंटे कुछ बाकी थे उनके। वहां से आगे निकलते हुए वो थोड़ा सा धीरे चल रहे थे, क्योंकि रास्ता ना वहां पर बहुत स्टीप है। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है, तो बहुत स्लो लेना पड़ता है। एक तो वहां पे बिल्कुल लाइटिंग नहीं है, तो आपको अपनी कार की लाइटिंग और मून लाइट पे ही भरोसा करना पड़ता है। अरुण और रोहित दोनों बातचीत करते हुए मस्ती में, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं कहीं जाने की, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, अपने फ्यूचर का प्लान करते हुए ड्राइव कर रहे थे। अरुण जो था वो ड्राइवर सीट पे था और साथ ही में बैठा हुआ था रोहित। तभी थोड़ी सी आगे जाने पर उन्हें कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो, जैसे कोई एक बूढ़ी सी औरत हो, हल्की सी उनकी आवाज आ रही हो। रोने की भी नहीं थी, लेकिन मेरी मदद करो, मेरी मदद, कोई तो मेरी मदद करो, ऐसी आवाज आ रही थी। अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था उस रास्ते पे। न आगे से कोई कार आ रही थी, न पीछे से। पूरे रास्ते में सिर्फ रोहित और अरुण की जीप थी। अब ये आवाज थोड़ी सी दूरी पर आ रही थी, लेकिन जब अरुण ने इधर उधर देखा तो इतना अंधेरा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक तरफ पूरी गहरी खाई, उसमें दूर टिमटिमा रहे थे छोटे छोटे लाइट बल्ब्स, कोई गांव के, जो बहुत नीचे थे। इस तरफ तो पूरा पहाड़ था, इस तरफ तो वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा था। तब तक रोहित की नजर किसी एक
इंसान पे पड़ी जो एकदम कोने में खाई के पास खड़ी थी। वो लोग ने जीप रोकी। ध्यान से देखने पर दिखा एक बूढ़ी औरत दिखी जो ठंड से, जैसे पता है ना कि ऐसे माउंटेन एरिया में शाम होते ही धुंध छा जाती है, हल्की हल्की ठंड हो जाती है, तो बिल्कुल एकदम बूढ़ी लाचार सी औरत थी, ठंड से पूरी कांप रही थी और ऊपर तक नहीं देख रही थी, नीचे झुक के मदद, मेरी कोई मदद करो, इस तरह से पुकार रही थी। अरुण और रोहित वहां पे रुके। उन्होंने उतरे बिना ही थोड़ी आवाज लगाई, क्या हुआ अम्मा, क्या दिक्कत है? उस बूढ़ी अम्मा ने धीरे धीरे सिर ऊपर किया। उसके बाल बिल्कुल सफेद से, पूरी ऐसे ढलकी हुई स्किन, कमर आगे की ओर झुकी हुई, एक लकड़ी के सहारे से वो वहां पर खड़ी थी। जैसे होता है ना, बहुत बुढ़ापा आ जाने के बाद एकदम बदन एकदम छोटा सा ढीला सा हो जाता है, बहुत मुश्किल से इंसान अपना वेट एक लकड़ी के सहारे हैंडल कर रहा होता है, वैसी ही थी वो औरत। उन्होंने बोला, बेटा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन और रोहित एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इस पहाड़ी इलाके में ये लेडी यहाँ क्या कर रही हैं अकेले? ये यहाँ पर आई भी कैसे होगी? उन्होंने पूछा, अम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तक कैसे आए? अम्मा ने कहा, मैं फल बेचती हूँ, मेरा यही गुजारा है। मेरी एक छोटी सी पोती है जो मेरे साथ मेरी झोपड़े में रहती है। मेरा बेटा और बहू पास के ही शहर में कमाने गए थे, लेकिन वो आज तक नहीं लौटे। पता नहीं दिन गिनते गिनते कितने महीने निकल गए हैं, लेकिन अब बस मैं रह गई हूँ और मेरी 5 साल की पोती। कमाने के लिए मुझे बेटा यहाँ तक फ्रूट्स लेके आना पड़ता है। इन्हीं फल को बेचकर मेरा गुजारा होता है। मेरे झोपड़े के पास ही थोड़ा सा जंगल है, वहां अच्छे खासे अमरूद उग जाते हैं। मैं वही तोड़कर रोज यहाँ बेचने आती हूँ। आज लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं मिले, तो मुझे यहाँ बैठे बैठे शाम हो गई। अगर मैं आज के फल नहीं बेचती तो मैं आज का खाना कैसे बनाती? रोहित और अरुण को बड़ा आश्चर्य हुआ और दया भी आई। अब मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा, मैं इतने अंधेरे में घर नहीं जा सकती। मेरी झोपड़ी थोड़ी दूर पर ही है, जहां से आगे जाके शहर शुरू होता है। तुम बस मुझे वहां तक छोड़ दो। अरुण और रोहित ने कुछ भी नहीं सोचा। वो अम्मा को अपने साथ लेकर आए। उन्हें अच्छे से कंफर्टेबली अपनी जीप में बिठाया और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने अम्मा से कई सारी बातें की। कितने लोग आते हैं, कैसे बिक जाता है उनका फ्रूट्स वगैरह, कितने के बिकते हैं, कई तरह की बातें, ताकि रास्ता थोड़ा सा इजी लगे। थोड़ी आगे चलने पे दूर उनको लाइट्स दिखने लगी। इसका मतलब शहर आने वाला था और ये रास्ता खत्म होने को था, लेकिन रास्ता पूरा जंगल की तरफ से था। माउंटेन्स कट होके अब जंगल पर जा रहे थे। तभी रोहित ने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आपका झोपड़ा यहीं है? अब आने वाला होगा। अम्मा ने बोला, हाँ बेटा, बस थोड़ी ही आगे है, यहीं पे आपको सीधे हाथ को एक झोपड़ी दिखेगी, आप मुझे वहीं उतार दो। थोड़ी आगे चलने पे अरुण को एक छोटी सी झोपड़ी अंधेरे में दिखी। अरुण समझ गया कि यही अम्मा की झोपड़ी होगी। दोनों को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हो सकता है ये अम्मा वहां तक जाती हो फ्रूट्स बेचने, अब अपना पेट तो पालना ही है।
अरुण ने झोपड़े के सामने ही अपनी जीप रोक दी। अब रोहित उतरकर अम्मा की हेल्प करने लगा। उसने बोला, लाओ अम्मा, मैं आपको आपके झोपड़े तक छोड़ आता हूँ। वहां का माहौल थोड़ा सा अजीब था। हवा में भारीपन था और बहुत अंधेरा था। इतने अंधेरे में कोई कैसे रह सकता है? कम से कम अगर उनकी पोती अंदर होती तो कोई मोमबत्ती, कोई लालटेन कुछ तो जला के रखती। पर वहां आसपास कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधेरा और वो झोपड़ा। अरुण ने राहुल का साइड से हाथ पकड़ा और थोड़ा सा हिचकिचाया, पर रोहित ने उससे यही कहा कि यार, इतने अंधेरे में ये अम्मा वहां तक कैसे जाएंगी? मैं यूं गया और यूं आया। अरुण के पास भी कोई चारा नहीं था। रोहित की बात भी सही थी। इस तरह अम्मा को यहां से वहां तक जाने देना गलत है। रोहित अपनी सीट से उतरा और अम्मा के साथ साथ चलने लगा। उसने अम्मा को पकड़ने की कोशिश की कि लाओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ आगे तक चलने में। अम्मा ने बोला, नहीं नहीं बेटा, मुझे आदत है, मैं ठीक हूँ। तो रोहित ने भी कुछ ज्यादा जोर नहीं दिया, वो उनके साथ साथ चलने लगा। अब ऐसा हुआ कि जब रोहित अम्मा के साथ साथ चल रहा था तो देखने में तो गाड़ी से झोपड़ी की दूरी बहुत पास थी। मतलब समझ लो 30 से 40 कदम होगी। लेकिन वो चलते जा रहे हैं, झोपड़ी आ ही नहीं रही। रोहित को ये एहसास नहीं हो रहा है। शायद वो अम्मा से कुछ बातें करते हुए चल रहा है, लेकिन अरुण जो यहाँ सीट पर बैठा है वो ये सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। इतनी देर में तो वो अम्मा को वहां तक छोड़ के वापस आ जाना चाहिए था। अरुण ने उसके बाद अपना फोन उठाया और फोन की जो टॉर्च होती है वो ऑन की, ये देखने के लिए कि रोहित और अम्मा कहां तक पहुंचे और रोहित इतनी देर में वापस क्यों नहीं आया। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च झोपड़ी की तरफ करी, वहीं पे फ्रीज हो गया डर के मारे। उसे झोपड़े में कुछ नहीं दिखा सिवाय अलग अलग चेहरे के, जैसे कि कुछ जैसे अंदर बंद हो, जैसे एक जेल हो और उसमें लोग फंसे हुए हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। उसे कोई आवाजें नहीं आ रही थी, बट उसे चेहरे दिख रहे थे, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, दर्द में कर्राते हुए। अरुण घबरा गया। अरुण ने जल्दी से रोहित को आवाज लगाई। अरुण नहीं चाहता था कि रोहित उस झोपड़े तक भी पहुंचे, लेकिन रोहित दिख रहा था पर आवाज रोहित तक नहीं जा रही थी, जैसे पता नहीं रोहित कितनी ही दूर हो। वहां रोहित अम्मा से बात करते हुए चल रहा था, जैसे वो बिल्कुल अलग दुनिया में हो, उसे पता ही ना हो वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि इतनी देर में झोपड़े तक वो लोग पहुंचे ही नहीं। अरुण को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने अपनी गाड़ी ऑन रखी और दौड़कर रोहित के पास गया। जैसे तैसे अरुण के हाथ में रोहित का हाथ आ गया और वो उसे खींच लाया बीच रास्ते से। उसे तुरंत बैठने को कहा। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। उसने बोला, क्या कर रहा है यार, क्या हो गया? अभी तो मैं अम्मा बीच रास्ते में छोड़ा है। अरुण ने कहा, बस चुप हो जा, यहाँ से निकलते हैं। अरुण ने फटाफट एक्सीलेटर पे गाड़ी चलाई और वहां से निकल गए। 100 मीटर की दूरी पर जाने के बाद अरुण की सांस में सांस आई और उसने बताया जो उसने वहां पर देखा। रोहित ने कहा, तू पागल है, तुझे ना, तू ओवर थिंक कर रहा होगा, वही तुझे अंधेरे में दिख गया। करते करते दोनों में बहस हुई कि चल ठीक है, जो हुआ, अब अम्मा आधे रास्ते पे थी, हमने अपना काम कर दिया, पहुंच गई होगी।
चलते चलते थोड़ी दूर पे जाने के बाद रोहित ने कुछ नोटिस किया। वो झरना जो उन्होंने पार किया था वो वापस से उसी झरने पर आ गए थे। रोहित के पसीने छूट गए। उसने अरुण को बोला, अरुण तुझे ये झरना दिख रहा है? हम यहीं से निकले थे, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो आगे की तरफ जा रहे थे। अरुण की हालत खराब हो गई, पर अरुण ने उसे समझाया कि हो सकता है ये वही झरना ना हो, क्या पता यहाँ और भी ऐसे झरने हो, हम कौन सा यहाँ से पहले निकले हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दी और चलाते गए। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखी और वो अम्मा झोपड़ी के बाहर खड़ी दिखी। अम्मा इस बार झुकी हुई नहीं थी, ना ही दर्द में करा रही थी। अम्मा हंस रही थी। वो बूढ़ी औरत अब लाचार और बेसहारा नहीं लग रही थी, वो डरावनी लग रही थी और हंस रही थी। अरुण ने स्पीड बढ़ाई और फिर वहां से निकल गए। देखते ही देखते वापस वो उसी झरने के पास आ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ फंसे पड़े हैं, क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। बार बार आगे की ओर जाने के बाद वो वापस कैसे घूम जा रहे हैं। रात होने लगी थी, वक्त बढ़ता जा रहा था और वहां पे सन्नाटा और बढ़ता जा रहा था। सिवाय उल्लुओं की आवाज के और छोटे मोटे कीट कीटाणु की आवाज के उन्हें किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि अम्मा की झोपड़ी में जाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर वो इसी तरह गाड़ी चलाते रहे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा और फिर उनको नहीं पता क्या करेंगे। दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोनों दोस्त बहुत ज्यादा अपसेट थे और उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। अरुण ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूर यहाँ कोई ऐसा रास्ता है जो हम मिस कर रहे हैं और हम गलत रोड ले रहे हैं, तभी हम वापस से यू टर्न ले रहे हैं। अब वहां पे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं कि वो लोग रोड मैप ऑन कर सकें। गूगल मैप पे कुछ देखने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जितना फोन यूज करेंगे उतनी बैटरी लो होती जाएगी और नेटवर्क तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। अरुण ने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल स्लो लेके जाएंगे गाड़ी और ध्यान रखेंगे कि टर्न किधर है, ताकि वापस से वो यू टर्न पे ना आए। कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो वापस उसी जगह आ जाते थे जहां वो झोपड़ी थी और अम्मा थी। अब उन्हें ये विश्वास हो चुका था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप हो सकती है। कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा और ये जो बुढ़िया है वो कोई आम बुढ़िया नहीं, कुछ ना कुछ छलावा है इसमें। कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन वो लोग घूम कर वापस उसी झोपड़ी के पास आ जाते थे। अरुण तो जैसे बिल्कुल ऐसा हताश हो गया था कि अब कुछ नहीं है जीवन में, अब वो नहीं बच पाएगा, देश की सेवा नहीं कर पाएगा। वो दोनों भगवान को याद करने लगे कि कोई ना कोई रास्ता हमें बताओ, हमें इस छलावे से बचाओ। रात के कुछ 3 से 4 बज चुके थे। अरुण और रोहित ने जीने की आस छोड़ दी थी। तभी थोड़ी देर में रोहित को ये याद आया कि उसके बैग में हनुमान जी की एक मूर्ति रखी है,
जो वो हमेशा अपने रूम में रखता था ट्रेनिंग के दौरान। वो फटाफट उस मूर्ति को बाहर निकालता है और दोनों हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे गाड़ी चलाते हुए वो घूम रहे होते हैं, ये उम्मीद में कि इस बार वो झरने की तरफ ना आए। लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि हल्की सी 4 साढ़े 4 बजते ही रोशनी सूरज की आती है और उनको एक छोटा सा बोर्ड दिखता है। गोवा 118 किलोमीटर्स। उन दोनों की समझो जान में जान आ गई हो, ऐसा जैसे उन्होंने कोई एंजल देख लिया हो, कोई सेवियर देख लिया हो। दोनों की जो हालत थी वो हालत ऐसी थी कि उनकी हड्डियां तक ठंडी हो चुकी थी। वो मंजर इतना हॉन्टेड और हॉरिफाइंग था। उन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी, लेकिन वो एक छोटा बोर्ड जो उन्हें दिखा, उससे उनको पता चल गया कि रास्ता बदल चुका है, वो छलावा खत्म हो चुका है, उन्होंने वो छलावा सरवाइव कर लिया है। वो बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे रास्ता नॉर्मल होता गया और बर्ड्स के चहकने की आवाज आने लगी। थोड़ा आगे और चलते गए, लेकिन जो उनके मन में डर बैठ गया था ना, वो इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं था। थोड़ा और आगे जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी चाय की बंडी दिखी। अब वो दोनों शांत हो चुके थे। अब उन्हें पता था कि हनुमान जी ने उनकी रक्षा की है और अब वो बिल्कुल भी उस रास्ते पे नहीं है जहां से वो बूढ़ी औरत और उसकी झोपड़ी दिखे। उन दोनों ने गाड़ी रोकी, चाय पीने बैठे। वो दोनों सोचने लगे कि क्या ये इन दोनों का वहम था या सच में ऐसा कुछ था। उन दोनों ने चाय वाले से पूछा, भाई साहब यहाँ कहीं आसपास फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे क्या, अमरूद वगैरह कुछ? तो उस चाय वाले ने बताया, दादा अब तो नहीं, लेकिन बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ रहती थी जो बिल्कुल ताजे अमरूद तोड़ के लाती थी जंगल से और बहुत स्वाद होते थे। तो उन दोनों के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? बोला, बहुत साल पहले उस बूढ़ी अम्मा को थोड़ी सी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था और वो धीरे धीरे अपनी लकड़ी के सहारे चलते हुए आ रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से ठोकर मार दी और वो वहीं मर गई। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी जगह रुककर लोगों से लिफ्ट मांगती है और अगर किसी ने लिफ्ट दे दी तो वो उन्हें अपनी झोपड़ी तक बहका के ले जाती है। चाय वाले ने बताया कि सुना है हमने कि इतने टूरिस्ट लोग उसके छलावे में आ चुके हैं कि उनकी आत्माएं उस झोपड़पट्टी में बंद है, पर दिन में वो झोपड़पट्टी किसी को नहीं दिखती। पर लोगों का कहना है कि रात को आते जाते उन्होंने एक झोपड़पट्टी और एक बूढ़ी औरत को वहां पर देखा है। अरुण और रोहित समझ चुके थे कि वो बहुत लकी हैं कि वो इस छलावे से बच गए। चाय पानी पीकर वो अपने गोवा की ट्रिप के लिए निकल गए और 2 घंटे में आराम से गोवा पहुंच गए। वापस आते वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे डबल टाइम लगे, लेकिन वो अम्ब्रोली घाट को दिन में ही पार करेंगे। रात को वापस से पार करने की हिम्मत उनमें अब नहीं थी। तो दोस्तों, मुझे बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने पूना टू गोवा की ट्रिप की है तो आपको कभी ऐसी कोई बूढ़ी औरत रास्ते में दिखी है?
और अगर आप पूना टू गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं या मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अम्ब्रोली के रास्ते से जा रहे हैं, याद रखें घाट तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोशिश करें शाम होने से पहले उसे पार कर लें।